Let's start our next chapter, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं अपने जूम क्लास के अंदर। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें मेन जो एलिमेंट होगा वो नाइट्रोजन होगा, लाइक अमीन्स, नाइट्रो, साइनाइड्स एक्सेट्रा। तो जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज द अमीन्स। थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था अमीन्स क्या होते हैं। दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। हमारे पास अमोनिया है NH3। मैंने कल आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया था, नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर तीन जो है बॉन्ड कैसे बन रखे है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनी हुई है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनी हुई है। एक इसके में क्या है, लॉन पेयर है। लॉन पेयर होने की वजह से हाइब्रिडेशन आ गया, स्पिड से शेप हो गई है यहाँ पर पिरामिडल। और मैं एक और भी बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो अमोनिया है, अमोनिया कैरीज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई अमोनिया वर्क्स एज लैविश स्पेस। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर जो है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई जो ये वर्क करता है एज लैविश स्पेस करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक H को रिप्लेस करके क्या कर देते हैं, R ग्रुप। R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, अगर हमने लगा दिया तो ये बन गया RNH2, ठीक है। अगर हमने दो लगाए तो क्या बन जाएगा, R2NH। सभी में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, तीनों लगा दिए तो हमारे पास बन जाएगा R3N। मैंने कल आपको बताया था अगर यहाँ पर हमें डिस्टिंक्शन करना हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में, तो आप कैसे पहचानेंगे। NH2 है तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री और N है तो 3 डिग्री। यहाँ पर हम जो देखेंगे वो नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है उसके हिसाब से ही हम क्या बता पाएंगे, इसकी डिग्रीज बता पाएंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कौन कौन होगा। तो NH2 1 डिग्री, NH 2 डिग्री, N 3 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएंगे। और ये सारे के सारे दे वर्क एज अ लैविश बेस बिकॉज इन ऑल दीज कंपाउंड्स नाइट्रोजन कैरीज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कल जो हमने स्टार्ट कर दिया था, इसके बाद हमने इसकी स्टार्ट की थी प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम अमीन्स को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो वी हैव द 4 मैथड्स। हमारे पास 4 मैथड्स हैं। सबसे पहला मैथड हमारे पास था रिडक्शन। थोड़ा सा मैंने आपको एक करा दिया था, रिडक्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड्स लेना है, उनका रिडक्शन कराना है, जैसे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड्स, और जो 4th था रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, ठीक है। ये था हमारे पास रिडक्शन। हमने क्या करना था, रिडक्शन कराना है मीन्स हाइड्रोजन ऐड करना है इन सभी के अंदर। अब हाइड्रोजन ऐड करने के लिए वी हैव टू चूज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट आपने क्या यूज करना है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, जैसे LiLH4 हो गया, या हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम हो गया, या हम सोडियम ऐड करना चाह रहे हैं, अमलगम स्टेट में सोडियम है, उसको हम इथेनॉल के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहा था इन सभी के अंदर आप एक चेक करना चाहो तो आप याद कर सकते हो, नाइट्रो में आपको जो है 6 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करने हैं, बाकी सभी के अंदर आपको 4 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करने हैं। एग्जाम्पल्स लेके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाइट्रो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कोई भी, सिक्स नेसेंट हाइड्रोजन डाले हैं। साइनाइड्स लेते हैं, 4 नेसेंट हाइड्रोजन डालेंगे। और आइसोसाइनाइड्स, साइनाइड्स को हम नाइट्रोइल भी कह सकते हैं, आइसोसाइनाइड को हम आइसोनाइट्रोइल भी कह सकते हैं। इसमें भी 4 हाइड्रोजन डालेंगे। और एसिडामाइड्स, यहाँ पर भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन डालेंगे। मैंने आपको बताया हाँ रिड्यूसिंग एजेंट आपको मेंशन करना पड़ेगा। नाइट्रो के केस में एक और भी आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, या तो टिन HCl या फिर आयरन HCl, टिन HCl आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। और आप एक और मैंने आपको बताया था रैनी निकल मैंने आपको कहा था एक तरह से अलॉयलिक फॉर्म है, अलॉय बना रखा है निकल का विद एल्यूमिनियम।
और बहुत ही फाइन स्टेट में आता है, पाउडर स्टेट में, सॉलिड कैटेलिस्ट है ग्रे कलर का। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 4 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये मिलकर के क्या बना देंगे, वाटर बना लेंगे। कैसे होगा, यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहें तो क्या बनेगा, CH3 CH2, 2 ये और 4 ये, तो वाटर बन गए हैं हमारे पास 2। रह क्या गया है, N के साथ क्या रह गया है, H2। साइनाइड्स में देखते हैं 4 हाइड्रोजन, तो क्या होगा 1 2 3 4, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2। यहाँ देखते हैं तो क्या होगा, मैंने आपको कहा था यहाँ पहली बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, तो कैसे बनेगा 1 2 3 4। ठीक है, ये बन जाएगा CH3 NH CH3। यहाँ पर आप देख सकते हो ये NH है, NH का मतलब हमारे पास यहाँ पर जो अमीन्स बनेंगे वो 2 डिग्री बनेंगे। इसमें क्या होगा 1 2 3 4, यहाँ पर भी निकल जाएगा वाटर। ठीक है, तो ये हमने जो है प्रिपरेशन आपको कल करा दी थी, एक बार मैंने रिवाइज करा दिया यहाँ पर आपको। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट प्रिपरेशन के ऊपर। बाकी जो 3 प्रिपरेशंस हैं रिडक्शन के अलावा, वो तीनों के तीनों बाइनेम रिएक्शंस हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट प्रिपरेशंस है एक बार हम देख लेते हैं उनके नेम। कल मैंने बताया भी था आपको, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसको आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी कह सकते हो। उसके बाद आता है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, और लास्ट है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। हम स्टार्ट करते हैं हमारा, तो स्टार्ट करते हैं पहले हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था इसमें ब्रोमोमाइड अमाइड टर्म यूज कर रहे हैं, तो आपके पास जो है हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के अंदर जो है एक और भी काम है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कभी आपको कार्बन का नंबर कम करना हो तो आप क्या करते हो, डीकार्बोक्सिलेशन कराते हो। अगर कार्बन का नंबर बढ़ाना हो तो आप क्या करते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद लेते हो। तो ऐसे यहाँ पर भी यही है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इज यूज टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन कम करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज करते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है, मैंने आपको बताया कार्बन का नंबर, एक कार्बन अगर कम करना है तो यूज कर सकते हो आप ब्रोमोमाइड। और दूसरी बात यहाँ पर जो है, इसमें अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करना हो तो आप इसका रिएक्शन का इस्तेमाल करते हो, अमाइड को अमीन में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अमाइड, कोई भी आप अमाइड का एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज मैंने ये लिया RCONH2, आप जनरल भी लेके कर सकते हो। इसको रिएक्शन कराना है ब्रोमीन के साथ। ठीक है, अमाइड ले लिया हमने, उसकी रिएक्शन करा दी ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। आपको यहाँ पर यूज करना है बेस। हमें जब हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पर नाम से मालूम चल रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड, तो आपको यहाँ ब्रोमीन यूज करना है। और साथ के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, अमाइड यूज कर रहे हैं। अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन है, इसको रिएक्शन कराने के लिए हमने बेस यूज कर लिया KOH। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बेस है ये एक्वस भी हो सकता है, अल्कोहलिक भी हो सकता है, जैसे अभी आप लेना चाहो वैसा ले सकते हो ये बेस। ठीक है, अब क्या क्या बनेगा, अब वो देखो, मैं बैलेंस नहीं बता रही हूँ, पहले नॉर्मल तरीके से। पहली बात तो ये अमाइड अमीन में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, RCONH2, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 में। मतलब ये जो CO है ये इसका हट जाएगा, तो ये CO आप हटा दीजिए। 3 के बजाय आपके पास रह जाएंगे सिर्फ 2 कार्बन, तो बनेगा CH3 CH2 NH2। हमने CO को यहाँ से हटा दिया है। दूसरी बात, K और Br मिलकर क्या बनाएंगे प्रोडक्ट, KBr। OH से यहाँ क्या निकलेगा, H2O। और जो ये CO बाकी है ये K के साथ मिलकर के एक और प्रोडक्ट बनाएगा, K2CO3। अगर हम बैलेंसिंग करना चाहें तो हम बैलेंस कर सकते हैं। इसमें जो KOH के जो मोल्स यूज होंगे वो 4 टाइम्स यूज होंगे, 4 KOH आता है इसके अंदर, लेकिन बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए, कोई भी आप रिएक्शन ले रहे हो, आपने जैसे लिया RCONH2, इसका आप रिएक्शन करा रहे हो ब्रोमीन के साथ, कैसा भी आप KOH ले लो, तो वी गेट RNH2, K और Br, KBr, OH gives H2O,
K और CO gives K2CO3। क्लियर हुआ? तो ऐसे जो है आपके पास ये था 3 कार्बन प्रोपेन अमाइड, ये कन्वर्ट हो गए किसके अंदर? इथेन अमीन में। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ अमाइड। आपको क्या बताना है? स्ट्रक्चर बताना है एंड IUPAC नेम बताना है ऑफ अमीन। अमीन का स्ट्रक्चर बताना है। विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है HD, अदरवाइज हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। कहता है बेंजामाइड का ना हॉफमैन डिग्रेडेशन करके दिखाओ। बेंजामाइड का फॉर्मूला क्या होगा? बेंजीन RCONH2। इसका क्या करना है? हॉफमैन डिग्रेडेशन करेंगे, ब्रोमीन लेंगे, KOH लेंगे, ठीक है। क्या होगा? K और Br, KBr। OH से क्या निकलेगा? H2O। CO क्या बनाएगा? K2CO3। और RCONH2 में से CO हट गया है तो क्या रह गया है? बेंजीन के साथ NH2। तो कौन सा जो है अमीन बन रहा है? बेंजीन अमीन। आप इसको बेंजीन अमीन भी लिख सकते हो। E हट जाएगा, 1 पे है तो बेंजीन अमीन। वैसे इसका नाम आपको मालूम ही है, एनिलीन। इसको आप एनिलीन तो कहते ही हो। ऐसे एक और भी क्वेश्चन है यहाँ पर। कहते हैं राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द अमीन विच amide which gives propanamine by Hofmann degradation reaction। कहता है राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द अमीन, सॉरी अमाइड। अमाइड के बारे में बताना है। कौन सा अमाइड है जो हमें क्या देगा? प्रोपेनामीन देगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये क्वेश्चन ना बुक्स में गलत दे रखा है। आप लोग जब रीड करो तो इसको देखना, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है बुक में। यहाँ दोनों जगह अमाइड लिखा हुआ है तो ये गलत है। अमाइड से आपको प्रोपेनामीन बनाना है तो आप बता सकते हो कौन सा अमाइड होगा। आप देख सकते हो प्रोपेन 3 कार्बन और अमीन, ठीक है। और इससे अमाइड पूछा है तो आपको CO इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये तो है ही, यहाँ पर आप CO और लगा दीजिए। ये हो गया हमारा, क्या नाम हो गया? 4 कार्बन ब्यूट एन 1 अमाइड, तो हमारा हो गया ब्यूटेनामाइड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, अमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड बाय नेम तो कम पूछी जाती है, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगी क्या बनता है। सबसे पहले हमने क्या यूज करना है? थैलेमाइड। मैंने आपको बताया भी था इसका फॉर्मूला। ये जो रिएक्शन है इसमें थैलेमाइड जो है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर? थैलिक एसिड के अंदर। मैंने आपको बताया था थैलेमाइड से थैलिक एसिड और थैलिक एसिड थैलेमाइड दोनों कन्वर्जन आ सकते हैं। थैलिक एसिड से आप थैलेमाइड बना सकते हो, थैलेमाइड से थैलिक एसिड बना सकते हो। थैलेमाइड से थैलिक एसिड बनाना रिएक्शन नेम्ड एज गैब्रियल थैलेमाइड, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास यहाँ नाइट्रोजन है, आपको मालूम है यहाँ पर इसके साथ अटैच है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को हटाने के लिए हम यूज करेंगे बेस का। बेस है अल्कोहलिक KOH हम यूज करेंगे। तो इसका H और इसका OH वाटर बन करके बाहर निकल जाएगा एंड वी गेट द सॉल्ट CO N पे माइनस का साइन होगा, K के ऊपर प्लस का साइन होगा। ये हमारे पास बन करके आएगा सॉल्ट। अब हमने क्या कराना है? इस K को हटा करके रिएक्शन आगे ले जानी है। रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना। आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ? हेलो अल्केन के साथ। हेलो अल्केन में जैसे सपोज RX, तो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनना। पहली बात तो जो X है वो जनरली हम लेते हैं आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे बेटर लेते हैं आयोडीन को। दूसरी बात जो R है वो भी हम R भी सिंपल लेते हैं, चाहे 1 कार्बन चाहे 2 कार्बन। सपोज मैंने लिया CH3CH2I या CH3I, यही जनरली यूज किया जाता है। उसका रीजन क्या है? ज़्यादा बड़े ग्रुप नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके साथ में अगर ज़्यादा बड़ा ग्रुप लेंगे तो स्टेरिक हाइड्रेंस कॉज हो जाएगा, प्रोडक्ट हाईली अनस्टेबल बन जाएगा। दूसरी बात जो हम I लेते हैं उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमें मालूम है
as we move down the group, fluorine, chlorine, bromine, iodine, size increases, so I minus is better living nucleophile as comparison to the others. आई का साइज बड़ा होने की वजह से इसको निकालना बहुत इजी रहता है, तो आई माइनस बेटर लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। तो जो क्वेश्चन आता है वो ये कि आई को यूज क्यों करते हैं, बिकॉज आई माइनस इज बेटर लिविंग न्यूक्लियोफाइल। और दूसरी बात CH3 CH2 या CH3 ही क्यों यूज करते हैं, सिंपल एलिफेटिक अमीन्स बनाने के लिए, क्योंकि सिंपल एलिफेटिक ग्रुप लेंगे तो ठीक है, अगर हमने थोड़ा सा भी बल्कि लिया तो स्टेरिक हाइड्रेंस कॉज हो जाएगी, जो प्रोडक्ट बन करके आएगा वो हाईली अनस्टेबल बन करके आएगा। तो यहाँ से KI निकल जाएगा एंड वी गेट CON, N के साथ में क्या लग जाएगा CH2 CH3, या CH3 लेते हो तो वो भी बन जाएगा। N के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो गया है तो N सब्स्टिट्यूटेड थैलेमाइड, ये यहाँ पर बन गया है N सब्स्टिट्यूटेड थैलेमाइड, क्योंकि N के ऊपर जो है सब्स्टिट्यूशन हो गया है और ये थैलेमाइड है ही, ठीक है। इसके बाद हम कराएंगे इसका हाइड्रोलाइसिस, वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। एक और बात ध्यान से सुनना है, यहाँ पर हम बेंजीन बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते आर के अंदर, क्योंकि आर अगर हमने बेंजीन लिया तो पहली बात तो आयोडो बेंजीन बन जाएगा, तो रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग। हमें ऐसे ग्रुप लेने हैं जो जल्दी टूट जाए और फटाफट से रिएक्शन हो जाए, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते तो ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर लगेगा OH और यहाँ लगेगा H, तो देखो कैसा प्रोडक्ट बनता है CO, यहाँ लग गया OH, N के साथ लग गया H, यहाँ लग गया OH, N के साथ लग गया H, ठीक है। तो जो हमारे पास बनकर क्या क्या बचा, ये CH3 CH2 N के साथ 2 H लग गए हैं, तो प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 NH2, मतलब 1 डिग्री अमीन बना है। और अमीन भी कौन सा है, सिंपल चेन है तो एलिफेटिक, 1 डिग्री सिंपल एलिफेटिक अमीन। Gabriel thalamide is used only for the formation of 1 degree aliphatic amines, not for the aromatic amines, because aromatic यूज़ करते हो तो आपको इसके यहाँ पर जो है बेंजीन यूज़ करना पड़ेगा, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दूसरी बात, आया को निकालना इजी होना चाहिए, I माइनस इज बेटर लिविंग न्यूक्लियोफाइल। तीसरी बात, अगर हमने यहाँ पर जो है एलिफेटिक भी सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ बल्कीनेस। तो जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, वाई 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलेमाइड। आप नोट भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द दिस मैथड, बिकॉज क्या रीजन होगा, बिकॉज जो हम यहाँ पर लेते हैं हमें इसको यूज करना पड़ेगा। अगर हम ये लेते हैं तो इट विल नॉट अंडरगो इजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ इसको निकालना जो है आसान नहीं है, इस कारण से जो है हम इसके अंदर नहीं बना सकते एरोमेटिक अमीन्स। क्लियर हो गया, रीजन समझ में आया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी नहीं हो सकता, इस कारण से हम इसको नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड। तो नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, हॉफमैन समोनोलिसिस। लास्ट मेथड है ये हॉफमैन अमोनोलिसिस। मैंने बताया था अमोनोलिसिस अमोनिया यूज करना है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। अमोनिया क्या है हमारे पास NH3, ठीक है। इसके तीनों H हमें एक बार में बदलने हैं, फिर इसके लॉन पेयर का भी इसको जो भी हटाना है, एक एक करके जो है हटता चला जाएगा। रिएक्शन रुकेगा नहीं जब तक इसके सारे हाइड्रोजन और लॉन पेयर खत्म नहीं हो जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी हेलो अल्केन के साथ RCl। आप RCl यूज़ कर सकते हो, RBr यूज़ कर सकते हो, RI यूज़ कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये देखो क्या होगा, ये अमोनिया के लॉन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे और यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो Cl नेगेटिव चार्ज है, अमोनिया भी नेगेटिवली चार्ज है, एक तरह से जो है दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं। एक न्यूक्लियोफाइल को उठाकर दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाना, रिएक्शन नेम्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ Cl को रिप्लेस कर रहा है NH2। क्या होगा देख सकते हैं। और एक और बात, ये जो रिएक्शन है ये कितने टेम्परेचर पे की जाती है, 373 केल्विन टेम्परेचर पे की जाती है, सील ट्यूब के अंदर की जाती है। इसका ये H, इसका ये Cl निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा एंड वी गेट R के साथ क्या लग जाएगा NH2। ये क्या बन गया हमारे पास 1 डिग्री अमीन। जरूरी नहीं आप अमोनिया से स्टार्ट करो, 1 डिग्री से स्टार्ट करोगे रिएक्शन तो भी ऐसे ही होगा, 2 डिग्री से स्टार्ट करोगे तो भी ऐसे ही होगा। लेकिन ना हम यहाँ पर जल्दी सी जो लेके चलते हैं वो एलिफेटिक ही लेके चलते हैं, अल्काइल अमीन लेके चलते हैं। एरोमेटिक अमीन्स का इस्तेमाल, एरोमेटिक कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
यहाँ सिंपल सिंपल कार्बन चेन होनी चाहिए, यहाँ पर बेंजीन यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमने बेंजीन यूज़ किया तो पहली बात तो ये कि ये बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है। दूसरी बात, अगर ये बन भी गया तो आगे रिएक्शन इतनी जल्दी कंटिन्यू नहीं होगी, इतना ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं आएगी जितना कि सिंपल चेन के अंदर आएगी। तो एलिफेटिक वाले के अंदर ज़्यादा रिएक्टिविटी शो होती है बजाय कि एरोमेटिक के। इस कारण से जो है ये रिएक्शन फास्ट रहेगी एलिफेटिक में बजाय कि स्लो रहेगी एरोमेटिक में। ठीक है, रिएक्शन आगे कंटिन्यू रहेगा। इसका एक H फिर से रिप्लेस करना है, फिर से आप RCl डालो तो एक HCl फिर निकल जाएगा, ये बन जाएगा R2NH। नाइट्रोजन में सबके पास लॉन पेयर है, फिर से RCl डालो, HCl फिर निकल जाएगा। सबके सब रिएक्शन 373 केल्विन पर है, ये बन जाएगा R3N। ठीक है, दोबारा से HCl निकल गया है, आप फिर से डालो RCl, ये बन गया 3 डिग्री। फिर डालेंगे, आपके बाद लॉन पेयर यूज में आएंगे, इसने अपने लॉन पेयर दिए हैं R को, तो N के ऊपर आ गया पॉजिटिव साइन, तो Cl माइनस आ गया बाहर को, ये आ गया 4 डिग्री। Hoffman ammonolysis gives 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree. Gives the mixture of these 4 degree amines. 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree amines का मिक्सचर आएगा, और ये मिक्सचर ऐसा आएगा कि हम इसको सेपरेट जल्दी से कर नहीं पाएंगे। इस कारण से जो है इस मेथड को हम जल्दी से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स फिर भी यूज़ कर सकते हो। RCl जो है सिंपल अल्काइल चेन हो सकती है, एरोमेटिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एरोमेटिक की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। तो इस तरह से हमारे पास खत्म होती है सारी की सारी प्रिपरेशंस। अब हम आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लेके चलते हैं वो है हमारी बॉइलिंग पॉइंट। आपको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट मेनली डिपेंड्स अपॉन द साइज, मोर द साइज मोर द एरिया, मोर द सरफेस एरिया, मोर द वन ड वॉल इंटरेक्शंस, मोर द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जितना साइज बड़ा होता चला जाएगा, अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही हम क्या करते हैं, ब्रांचिंग कर देंगे, तो वही बात है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कैसे, ये हमारे पास RNH2 है, हम चाहें तो इसको खोल के भी दिखा सकते हैं, R2NH। ये हमारे पास है R3N। हम बात करें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स के अंदर हम बात करें तो ये हमारा 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। मैं इसका स्ट्रक्चर खोल के दिखाना चाहती हूँ तो मैं दिखा भी सकती हूँ। RN, ये हो गया RNH2। ठीक है, अब ये RNH2 है, इसके पास जो है हाइड्रोजन दो हैं यहाँ पर, तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। जो RNH2 के मॉलिक्यूल्स है, दे अंडरगोज एसोसिएशन। कैसे, आप देखो इसका H कंबाइन करेगा N के साथ, तो ये आप N दिखा दो, ये R दिखा दो, ये H, RNH2। ऐसे यहाँ पर दिखा सकते हो, ये N H H R, मतलब ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। मतलब कहने की बात यहाँ है कि 1 डिग्री अमीन्स जो है ये आपस में इंटरकनेक्शन शो कर सकते हैं बाय द मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से ये एसोसिएशन शो करता है। अगर मैं दिखाती हूँ आपको 2 डिग्री अमीन्स में, तो R2NH, इसका भी दिखा सकते हो N, R2NH। ठीक है, इसका भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें सिर्फ कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, एक। इसका एक मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो एसोसिएशन तो इसका भी है, लेकिन थोड़ा सा कम। और R3N की बात करते हो, R3N के अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। R3N के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जो है कोई हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास H नहीं है, तो यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हमसे कोई कहता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो 1 डिग्री का ज़्यादा, 2 डिग्री का कम, 3 डिग्री का और भी कम, बिकॉज 1 डिग्री में पोजेस कर रहा है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ 3 डिग्री में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट मेनली डिपेंड्स अपॉन द एसोसिएशन। तो एसोसिएशन किसका ज़्यादा है, 1 डिग्री का ज़्यादा है, 2 डिग्री का कम है, 3 डिग्री का बिल्कुल कम है। तो 1 डिग्री का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का कम होगा, और 3 डिग्री का और भी कम होगा, पहली बात। दूसरी बात ये, कंपैरिजन करेंगे तो अमीन्स में, अब हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं अल्कोहल के साथ, ROH।
हाइड्रोजन बॉन्ड अमीन भी दिखाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल भी दिखाते हैं, इसका और इसका H, एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एज कंपेरिजन टू अमीन्स वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसे मालूम, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ऑक्सीजन की जो बॉन्ड्स बनेंगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, अट्रैक्शन होगा वो ऑक्सीजन में ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। तो अल्कोहल फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड देन द अमीन्स, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो क्या होता है, दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर अल्कोहल का, और उससे कम अमीन्स का। रीजन समझ में आया, रीजन होगा यहाँ ऑक्सीजन है और वहां नाइट्रोजन है, इस वजह से। तो ये तो हुआ हमारे पास पहली फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आता है सॉल्युबिलिटी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है सॉल्युबिलिटी। आपको मालूम है कोई भी चीज पानी में सॉल्युबल कब होगी, वाटर में सॉल्युबल कब होगी, जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी। तो हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी अगर हम अमीन्स लेके चलते हैं, दे ऑल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। ठीक है, आप RNH2 दिखा रहे हो, आप वाटर दिखा रहे हो, तो ये इसके साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। R2NH दिखा रहे हो 2 डिग्री, तो यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। R3N दिखा रहे हो, तो यहां पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, दे ऑल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर, सो दे आर सॉल्युबल इन द वाटर। लेकिन वही बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है खाली यहाँ से, R ग्रुप एज इट इज पड़ा हुआ है, तो जितना R का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, जितना R ग्रुप ज्यादा होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसकी कम और इसकी और भी कम, 3 R ग्रुप है, और R का साइज जितना बड़ा होगा उतना जो है ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नेचर वाइज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक जो पानी से दूर भागते हैं, तो जितना R का साइज बड़ा होगा, जितने R ग्रुप ज्यादा होंगे, उतनी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। और एक और बात, अगर मैं लेती हूँ R एरोमेटिक, बेंजीन लगा दें, तो उसकी सॉल्युबिलिटी तो और भी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा बल्कि ग्रुप है, उसको डिसॉल्व करना मुश्किल होता है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ R ग्रुप। ये हो गया है हमारे पास। अब हम आते हैं सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो अब हम पहुंचते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कराने से पहले मैं आपको जो है एक और चीज कराना चाहूंगी, वो यहाँ पर है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट, बहुत सारे केमिकल टेस्ट हैं और इससे हमारी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी कवर हो जाएंगी। तो केमिकल टेस्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले अमीन्स के लिए। तो सबसे पहला केमिकल टेस्ट लेके चलती हूं मैं, नॉन एज हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को सेपरेट करने में हेल्प करेगा। अगर हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स है और हमें सेपरेशन चाहना है कि कौन जो है हिंसबर्ग के अकॉर्डिंग कौन सा 1 डिग्री कौन सा 2 डिग्री सेपरेशन करना चाह रहे हैं, तो हिंसबर्ग टेस्ट यूज कर सकते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या करना पड़ता है, हमें एक रिएजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो रिएजेंट है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट, और वो रिएजेंट है क्या, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। वो रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। फॉर्मूला भी देखना चाहो तो क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल SO2 क्लोराइड Cl। आपको इस रिएजेंट का रिएक्शन 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री के साथ और 3 डिग्री अमीन्स के साथ कराना है। हम देखेंगे कौन रिएक्शन देता है और कौन नहीं देता। तो स्टार्ट करते हैं हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। 1 डिग्री के साथ लेते हैं पहले, RNH2 का रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। मैं पहले रिएजेंट लिख लेती हूँ। इसका रिएक्शन कराने 1 डिग्री अमीन्स के साथ, RNH2 ठीक है, करा लेते हैं। तो क्या होगा, इसका Cl इसका H निकल जाएगा एंड वी गेट, यहां से लिख लेते हैं, चाहे कहीं से भी लिख लो, बेंजीन SO2, यहां से अटैच होगा NHR। ये हो गया हमारा
बेंजीन SO2 हो गया, NHR हो गया यहाँ पर। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, हमने यहाँ से HCl बाहर निकाल दिया। हम इसको दिखा सकते हैं, हमने HCl को बाहर निकाल दिया। अब हम इसका रिएक्शन करा लेते हैं किसी बेस के साथ। सपोज मैं करा लेती हूँ KOH के साथ, तो इसका H इसका OH निकल जाएगा एंड वी गेट द सॉल्ट, मीन्स इट इज सॉल्युबल इन KOH। यहाँ पर आ जाएगा K। ठीक है, KOH के साथ ये क्या हो गया है, सॉल्युबल हो गया है। ये हमें यहाँ से मालूम चल गया है। तो आप यहाँ तक वैसे इतना भी छोड़ सकते हो, इट इज सॉल्युबल इन KOH। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है 1 डिग्री अमीन। एक बार दोबारा चेक करके देख लेते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का हमने रिएक्शन कराया 1 डिग्री अमीन के साथ, तो इसका HCl यहाँ से निकल जाएगा एंड वी गेट द सॉल्ट बेंजीन SO2 NHR। ये बनकर आएगा। फिर हमने इसका KOH के साथ रिएक्शन कराया, KOH के साथ कराते तो इसका HOH वाटर निकल जाएगा एंड वी गेट द सॉल्ट, मीन्स इट इज सॉल्युबल इन KOH। जो हमारा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो ये आ रहा है, 1 डिग्री के साथ रिएक्शन दिया, फिर KOH के साथ सॉल्युबल हो गया। अब 2 डिग्री का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम 2 डिग्री लेते हैं R2NH। हम रिएक्शन कराएं तो वही होगा, इसका Cl इसका H निकल जाएगा एंड वी गेट N के साथ हो गया है 2R। हो गया 1 डिग्री के साथ रिएक्शन हो गया, 2 डिग्री के साथ रिएक्शन हो गया। अब हम करा रहे हैं KOH के साथ रिएक्शन। अब की बार यहाँ कोई H नहीं है तो यहाँ से वाटर नहीं निकलेगा, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है इनसॉल्युबल इन KOH। आप देखो जरा, दोनों में ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया होगा। 1 डिग्री अमीन्स जो है इट विल शो द टेस्ट विद द हिंसबर्ग रिएक्शन एंड ऑल्सो सॉल्युबल इन द KOH। वाइल इन केस ऑफ 2 डिग्री अमीन्स, 2 डिग्री अमीन्स में ये इसके साथ रिएक्शन तो दे देगा लेकिन KOH में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, अगर हम अब कराते हैं 3 डिग्री के साथ रिएक्शन, 3 डिग्री के साथ अगर हम रिएक्शन दें हम इसका रिएक्शन कराते हैं 3 डिग्री के साथ, तो 3 डिग्री अमीन हमारे पास क्या होगा, R3N। अब आप देख सकते हो यहाँ तो H है ही नहीं HCl निकालने के लिए, तो इट विल शो नो रिएक्शन। तो हमें मालूम चल गया, तीनों का टेस्ट हमें मालूम चल गया। 1 डिग्री जो है रिएक्शन देगा, पहले HCl निकाल देगा, फिर सॉल्युबल होगा KOH में। 2 डिग्री पहले रिएक्शन देगा बट इट इज इनसॉल्युबल इन KOH, और 3 डिग्री रिएक्शन देगा ही नहीं। तो दिस इज द हिंसबर्ग टेस्ट यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। ठीक है, केमिकल टेस्ट दैट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट, also known as carbylamine reaction। Isocyanide test or carbylamine reaction. This is also a biname reaction which is very important, carbylamine reaction. ठीक है, it is mainly applicable for the 1 degree amines, not for 2 degree, not for 3 degree. This chemical test is mainly used for 1 degree amine. 1 degree either aliphatic or aromatic. Both the aliphatic or aromatic amines show this isocyanide test. ठीक है, see how 1 degree amine like RNH2, it looks like just the Reimer-Tiemann reaction. 1 degree amine, it may be either aliphatic or aromatic, reacts with chloroform CHCl3, chloroform, as we saw in the Reimer-Tiemann reaction. Let us revise the Reimer-Tiemann reaction. In case of Reimer-Tiemann reaction, we use phenol plus chloroform plus dilute base at 340 Kelvin temperature. These are the ingredients which we use in the Reimer-Tiemann reaction: phenol plus chloroform plus base. Base either NaOH or KOH. Similarly, in case of carbylamine reaction, we use 1 degree amine, either aliphatic or aromatic, reacts with chloroform, also with the base.
here the temperature is 340 Kelvin, but here there is no requirement of any temperature, of any either heating or non-heating. There is no condition. We have to react 1 degree amine with chloroform with base KOH. ठीक है, and this KOH is in the alcoholic state, and we get this reaction is named as isocyanide test. Isocyanide को एक और भी नाम से जानते हैं, isonitrile, because here the product is isocyanide. कैसे चेक करके देखते हैं. This K reacts with Cl, we get KCl. OH gives OH and H gives water. ठीक है, let us try to balance it so that we can clear it. There are 3 chlorine, so we use 3 KOH. 3K reacts with 3Cl, we get 3 KCl. ठीक है, 3 OH reacts with this H and these 2 H means 3H, तो it means we get 3 H2O. आप देख सकते हो ध्यान से, यहाँ H2 है, यहाँ H है, तो 3 H हो गए हैं, 3 OH है हमारे पास, तो हमारे पास बनकर गया 3 H2O बनकर के आ गया, और 3Cl 3K रिएक्ट होकर के बन गया 3 KCl, एंड वी गेट ओनली RNC और RNC. It can be written as RNC, means isocyanide. Let us take an example. Suppose 1 degree aromatic amine हमने चूज किया, क्लोरोफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH हम यूज कर रहे हैं. We get 3 times 3K 3Cl. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसको जो है 3 लिखो, बिकॉज ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ है वो ये कि आपको समझ में आना चाहिए कैसे हुआ. 3K 3Cl, we get 3 KCl, 3H 3OH, we get 3 H2O, and the remaining part is, this is benzene, this is N, or this is C. Benzene isocyanide, isonitrile. Because of this product, the reaction named as isocyanide test. On this isocyanide has an observation. This is of unpleasant smell. ये जो हमारे पास आइसोसाइनाइड बन करके आएगा, हमें इसका ऑब्जर्वेशन भी शो करना है. तो जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि इसका जो स्मेल होता है इट इज हाईली अनप्लीजेंट. तो दिस अनप्लीजेंट स्मेल जो है ये हमें डिस्टिंक्शन कराएगा किसका, कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया है, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो गई है.